नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के रीवा की जिलाध्यक्ष अंबिका तिवारी जी से। मैडम, ये बताएं आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ की है? मैं सिमरिया तहसील के एक छोटे से गांव भलुआ की रहने वाली हूँ। वहाँ पे एक 5वीं क्लास तक स्कूल था, तो वहाँ तक मैं 5वीं क्लास तक गांव में पढ़ी हूँ, प्राथमिक पाठशाला भलुआ। इसके बाद 2 किलोमीटर दूर पड़ता था हाई स्कूल, तो 8वीं क्लास मैंने मोहरबा से किया था, है ना। फिर इसके बाद हमें हायर सेकेंडरी करना पड़ा, तो इसके लिए 9वीं से लेकर 11वीं तक हम चले गए थे सिरमौर। तो सिरमौर में कन्या पाठशाला था, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। फिर इसके बाद मैंने बीए फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज सिरमौर से किया, और उसी दौरान मेरा नर्सिंग में हो गया सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर ताम्रकार। उन्होंने मुझे बताया, बैकिंग किया कि आप फॉर्म भरिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया और मैंने फॉर्म भरा और मेरा हो गया। तो इंटरव्यू हुआ और इसके बाद हम 85 से जुलाई 85 से हम ट्रेनिंग में आ गए। मैडम, आपने जब अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की तो उस दौरान क्या है, लड़कियों की शिक्षा को शायद ज़्यादा इतना महत्व नहीं दिया जाता था। जी। तो आपके माता पिता या अन्य लोगों का क्या रहा आपकी शिक्षा के प्रति? हमारे माता पिता जी किसान थे और एक बहुत ही सामान्य परिवार से थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में हमारे पिताजी चूंकि इंटर पास थे ओल्ड पैटर्न में, तो उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश की है। और आज हम लोग 5 भाई बहन हैं और सभी अपने अपने जगह स्थित हो गए हैं, तो सारा श्रेय जो जाता है तो माता पिता का जाता है। मैडम, ये स्कूली शिक्षा के दौरान किस तरह की चुनौतियां आई आपके सामने? क्या स्कूल पास बहुत सारी चुनौतियां थी, दूर दूर स्कूलें थी, साधन कुछ नहीं था, जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे। एक छोटा सा कपड़े का झोला सिलाया, उसमें किताब डाला और चले गए। साल में 1 सेट कपड़े मिलते थे, क्योंकि ये 78, 79, 80 ये ऐसा टाइम था जो कि सिर्फ किसानी पर केंद्रित था, और हमारे माँ बाप सिर्फ खेती के सहारे हम लोग को पढ़ाए हैं। बहुत सारी चुनौतियां थी, बरसात में भी जाना पड़ता था, नाले भी पड़ते थे रास्ते में, उसको भी क्रॉस करना था। स्कूल तो रोज जाना था, लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया, लगन किया, और आज इस जगह में है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने वाकई मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। मैडम, आपने स्कूली शिक्षा पूरी की, कॉलेज भी गए, आज आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो ये अचानक से नर्सिंग फील्ड में आ गई कि आप हमेशा से ही नर्सिंग में ही जाना चाहते हैं? नहीं था तो नहीं, लेकिन जहाँ हम सिरमौर में पढ़ते थे वहाँ एक डॉक्टर साहब रहते थे, डॉक्टर ताम्रकार। वो हमारे ख्याल से रिटायर हैं, और अब हैं कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन नर्सिंग में आने के लिए उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया था, और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। तो जैसे कि आज तो आप क्या आज सेटिस्फाई हैं अपने जॉब से कि कुछ और कर सकते थे या फिर सही है? नहीं, बहुत सेटिस्फाई हैं, क्योंकि डायरेक्ट समाज की सेवा हम कर रहे हैं, और जो तकलीफ में होता है तो सीधे मेरा संपर्क उससे रहता है जो तकलीफ में रहता है। तो ये समाज सेवा है, और देश में हर तरह के समाज सेवी हैं, लेकिन ये नर्सिंग विभाग एक ऐसा है कि वाकई ये सेवा के नाम के लिए जाना जाता है। क्योंकि अभी पिछले 2 सालों में कोविड का पीरियड चल रहा था, और पूरी दुनिया में सिर्फ नर्सों ने ही फील्ड में लड़ा है, संघर्ष किया है और लोगों के जीवन को बचाया है। नर्सिंग की जॉब को आप किस तरह देखती? पहले क्या माना जाता था और अब क्या है? जब हम ट्रेनिंग किए थे जुलाई 85 से 89 के बीच में, फिर इसके बाद 90 में हम नौकरी पे आ गए, तो उस टाइम नर्स को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। बहुत ही गंदी भावना, गलत सोच रहती थी लोगों की। जो लड़कियां नर्स में आ जाती थी वो उनकी शादी भी नहीं होती थी, समाज परिवार उसे बहुत ही तरह तरह की बातों से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब समय के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है, और पूरे विश्व में अगर नर्स नहीं है तो अस्पताल खाली रहेगा, सेवा कौन करेगा। इसलिए अब लोग समझने लगे हैं, और जो नहीं समझते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि लोग अब इस चीज को समझें कि नर्स के बिना अस्पताल नहीं चल सकता। मतलब अब समय के साथ लोगों की सोच में भी बदलाव आया, नर्सिंग की जॉब आया, बिल्कुल आया। तो मैडम, आपने बीच में काफी कुछ आंदोलन भी किया था नर्सिंग को लेकर। पहले सैलरी भी कहते हैं काफी कम थी, तो हाँ। किस तरह का प्रयास किया आपने इसके लिए? ये तो पहले हम जब छात्र थे, नर्सिंग छात्र, तो 87 से लेके 89 के बीच में मैं छात्र नेता भी थी वहाँ पे नर्सिंग एसोसिएशन की। इसके बाद 90 में मैंने ज्वाइन किया तो कर्मचारी संघ को ज्वाइन किया, जो लगातार 2007 तक रहे। फिर 2008 में नर्सिंग एसोसिएशन ने मुझे कार्य दिया जिला अध्यक्ष का, रीवा जिले की नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद।
तो इसके बाद हम लगातार संघर्ष किए हैं। 2011 में हम प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करवाया था, जिसमें हमारा एक मांग था ब्रह्म स्वरूप समिति की अनुशंसा के आधार पर वेतनमान बदले, और वो 7 दिन तक मेरा आंदोलन चला और उसमें हमें सफलता मिली और हम ब्रह्म स्वरूप की अनुशंसा के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी करवाए हैं। इसके बाद हमने 2018 में भी आंदोलन किया है, जिसमें नाम परिवर्तन हुआ है। पहले लोग स्टाफ नर्स के नाम से जानते थे, अब नाम चेंज होकर नर्सिंग ऑफिसर हो गया है। आपने मैडम नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान भी आपने काफी कुछ किया था? हाँ, किया था। क्या होता है कि जिस तरह से स्कूल कॉलेजों में प्रेसिडेंट के चुनाव हुआ करते थे, छात्र नेता बनते थे, तो नर्सिंग कॉलेज स्कूल में हमारे पहले छात्र नेता का चुनाव होता नहीं था। तो जब से हम वहाँ एंट्री किए, ट्रेनिंग किए, और जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो 1987 में मैंने वहाँ से इलेक्शन की शुरुआत करवाई और छात्र नेता का चुनाव हुआ, जिसमें मुझे ही प्रेसिडेंट चुना गया। तो वहाँ पे जैसे छोटी छोटी समस्याएं होती है, स्टूडेंटों की होती है, स्टाइपेंड नहीं आता है, छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, और हॉस्टल में रह के बहुत सारी परेशानियाँ, वहाँ का मेस का संचालन, ये सारा वहाँ का जो मैनेजमेंट है किस तरह से करना है, क्या करना है, उसको एक मैंने नई दिशा दी थी। कभी कभी हॉस्टल में पानी नहीं आना, बिजली नहीं आना, तो अगर छात्र नेता रहते हैं तो वो छोटी छोटी चीजों को लेके आगे बढ़ा के और वहाँ की समस्याओं को निदान करवाते हैं। तो मैंने कराया था। मैडम जी, नर्सिंग के जॉब के दौरान किस तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं? नर्सिंग की इसलिए आती है चुनौतियाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। देखिए, 18 साल की उम्र में ट्रेनिंग में आते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, समझदारी रहती नहीं है, घर छोड़ के आना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है। अस्पताल में घुसते ही एक मरीज के साथ 50 परिजन घुसते हैं, क्योंकि हम लोग सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और सबकी नजरें भी इतनी अच्छी नहीं रहती। हर तरह की समस्याओं से एक नर्स को गुजरना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, 50 लोगों का काम एक साथ आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि मरीज तो बहुत सारे रहते हैं, करने वाले 2 रहते हैं। तो मरीज के साथियों से गालियां और तरह तरह के कभी कभी धमकियां भी सुनने को पड़ती है। लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही उद्देश्य बनाते हैं कि मरीजों की सेवा करनी है, उनकी सुनते भी हैं और नजरअंदाज करते हैं, और ये तो होगा ही, क्या करेंगे। आपको नर्सिंग के जॉब में अगर कुछ बदलाव करना चाहें तो आप क्या करना चाहेंगे? नर्सिंग क्षेत्र में बदलाव अगर है तो सबसे पहले अगर आप कुछ करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी मध्य प्रदेश या पूरे देश में जो भी नर्सें हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, वो सेवा के प्रति बिल्कुल सजग रहें, क्योंकि जॉब है। लोग बहुत ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं वेतन के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। वेतन तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी भावना सेवा के प्रति होनी चाहिए। तो सबको हम संदेश देना चाहेंगे, और साथ में हम सरकार से भी ये चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को समय समय पर वो सुने और उसको दूर करें, क्योंकि आज भी पुराने पैटर्न में हम जी रहे हैं। नर्स के लिए नए नए हॉस्टल चाहिए, बड़े हॉस्टल चाहिए। यहाँ 4 से स्टूडेंट एक हॉस्टल में नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत छोटा सा हॉस्टल है और 400 स्टूडेंट को एक ही हॉस्टल में रखा जाता है। इसके लिए बिल्डिंग चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए और अच्छे टीचर्स चाहिए। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इन समस्याओं को तत्काल दूर करें। जब एक अच्छी नर्स अच्छी संस्था से पढ़ के निकलेगी, तभी तो आगे आपको अच्छी सेवा देगी, और समाज के हर व्यक्ति को आज नर्स की सेवा की आवश्यकता है। आज जो नर्सिंग ऑफिसर आ रहे हैं, क्या वो काबिल हैं कि उनको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है यहाँ आने के बाद अस्पताल? काबिल तो हैं, लेकिन छोटे छोटे जो अस्पताल के अंदर सेटअप तैयार किए जाते हैं, उस पे एक छोटा छोटा वर्कशॉप, टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोगों को तरह तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और हमारे समाज में आए दिन एक नई बीमारी उत्पन्न होती है जिसको हम पढ़े नहीं होते। उस संबंध में यहाँ पे छोटे छोटे प्रयोगशाला होने चाहिए, और छोटे छोटे एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए जैसे 5 दिन का, 1 हफ्ते का या 1 महीने का वर्कशॉप होना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा होगा और हम लोगों की क्वालिटी जो होगी इम्प्रूव करेगी। धन्यवाद मैडम। थैंक यू।